नमस्कार सर। सर जैसे हम ज़्यादातर नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पर जो नर्सरी वाले होते हैं वो हमें एक वर्ड बहुत बोलते हैं एनपीके। तो एनपीके क्या चीज़ होती है और किस काम आता है, थोड़ा बताएं हमें इस बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, अपने चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिनके पास ये हमारी नॉलेज जा रही है और वो हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब आपने बोला कि एनपीके क्या होता है। एनपीके बेसिकली एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड फॉर फास्फोरस और के स्टैंड फॉर पोटास। तो ये एनपीके बेसिकली आपके पौधों में जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें यूज़फुल होता है, चाहे वो किसानों की फसल हो, चाहे आपके जितने भी आप प्लांट लगाते हो, डोमेस्टिकली लगाते हो, अर्बन गार्डनिंग में लगाते हो, या बाग बगीचे जितने भी हैं वो सब एनपीके के सिद्धांत पे चलते हैं। पौधे पे वैसे तो तकरीबन 16 या 17 एलिमेंट होते हैं, जिसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ नैनो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इस तरह का जो एनपीके है उसमें मूलतः अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये अब 2-3 तरीके से, पौधे को नहीं पता कि वो कैसे ये चीज़ें प्रोक्योर कर रहा है। वो तो अगर आप उसको गंदे नाले के नज़दीक भी अगर कोई पौधा उग जाता है तो उसे ये नहीं पता कि भी मेरी सोर्स क्या था। उसे सिर्फ ये पता है कि भी मेरे को वो थोड़े से न्यूट्रिशन मिले हैं, वो कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, नेचर से आए हैं, कैसे भी आए हैं, वो अपना लेते हैं और अपने आप को बन पाता है। तो एनपीके में अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को ढंग से डिस्क्राइब करते हैं तो 2-3 तरीके से उसको मैं अलग अलग कहना चाहूँगा। नेचुरल तरीके से एक बार तो मैं वो एक्सप्लेन करूँगा कि नेचुरल तरीके से क्या होता है। एक जो केमिकल की फॉर्म में और जो बहुत प्रचलित वो होती है, जो उसमें डाली जाती है, जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया डाला जाता है, जो कि बहुत किसान भी जानते हैं या आमतौर पे जो गार्डनिंग करते हैं वो भी जानते हैं। और फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी डाला जाता है, जिसका मतलब भी डाई अमोनिया फास्फेट होता है, डीएपी। ठीक है। तो और पोटास के लिए आपका पोटाशियम के लिए पोटास डाला जाता है, एमओपी वगैरह उसे कहते हैं। ये जब डाले जाते हैं तो पौधे में बेसिकली केमिकल के तौर पे डाले जाते हैं, जिसमें एनपीके की मात्रा होती है, किसी में 19-19-19 होगी, यानी 19 उसमें नाइट्रोजन है, उसमें फास्फोरस 19 है और उसकी मात्रा जो है पोटास की वो भी 19 है। 20-20-20 कहते हैं तो उसका मतलब वही है, 0, 10, 15 जो भी कहते हैं, तो इसका मतलब जो पहले रेशो बोली है वो एन है, पी है, के है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। लेकिन केमिकली आपकी जो खपत आज एग्रीकल्चर में भी डाल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर एग्रीकल्चर को हम मॉनिटर करके कुछ मैं उस संदर्भ में बात करूं तो उसमें प्रोडक्टिविटी, मान लो 1 क्विंटल किसी भी एक्स प्लॉट में आ रही है तो वो प्रोडक्टिविटी उसकी मान लो 1 क्विंटल आ रही है, और अगले साल उसकी वही प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए उसे जो यूरिया की मात्रा, पोटासियम की मात्रा और वो पोटास उसे डालने ज़्यादा पड़ेंगे, केमिकल यानी बढ़ाने पड़ेंगे, तब उतनी ही आएगी। या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और उसकी प्रोडक्शन रातों रात बढ़ाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा वो केमिकल डालते हैं। अब नेचर ने जो हमें दिए हैं, नेचर में आपका जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, हमारे जो फलीदार पेड़ होते हैं, जैसे गुलमोहर का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, जिन पे भी फली आती है, वो पौधे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जब आपका पौधा लगा हुआ है, आपने अगर किसी खेत में या किसी ऐसे एरिया में, जैसे जंगल कहते हैं, पर्माकल्चर जैसी आजकल टेक्निक चल रही है, अगर वहाँ पे आपने ये लगा दिया तो ये समझो कि आपने 4 बड़े बड़े पेड़ लगा के, जिनको नेटिव ट्री कहते हैं, या नेटिव ट्री यानी पुराने हमारे जो, जैसे हमारे फरीदाबाद की अगर जलवायु को देखें तो यहाँ पे जो भी हमारे पुराने चलते आ रहे हैं पेड़ पौधे, नेटिव ट्री, पुश्तैनी पेड़, उन्हीं को नेटिव ट्री कहते हैं। तो जो हमारे पुश्तैनी पेड़ लगे हुए हैं, बरगद के लगे हुए हैं, पीपल के लगे हुए हैं, इनका अपना बहुत बड़ा रोल होता है। अब मेरी बात थी नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन का जितने भी फलीदार पेड़ होते हैं वो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वैसे तो हवा में ही आप देखते हो कि 78% नाइट्रोजन होती है, अगर केमिस्ट्री हम सबने पढ़ी है
12वीं तक 11वीं तक जो भी 12वीं के ऊपर भी पढ़ रहे हैं लोग, तो नाइट्रोजन हमारी बेसिकली एयर में ही होती है। अब एयर के नीचे जब वो फलीदार पेड़ लगे होते हैं तो पेड़ के नीचे वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे जीव होते हैं, मित्र कीट होते हैं या मित्र जीव होते हैं, वो एक नीचे वो बना लेते हैं कॉलोनी। उसमें रिजोबियम एजोबैक्टर नाम का एक वो होता है जीवाणु, जो वहां से आपकी नाइट्रोजन की जो कॉलोनी होती है वहां पे ट्रांसफर करता है। वो पूरा एरिया एक समझो कि नाइट्रोजन रिच हो जाता है, यानी आपका एक पेड़ इक्वल टू एक फैक्ट्री हो गया नाइट्रोजन। उसमें फिर यूरिया डालने की उधर जरूरत नहीं है। ये बात होगी जी नाइट्रोजन की। अब पकड़ते हैं हम जी फास्फोरस। फास्फोरस कैसे होता है? अभी मैंने आपसे कहा कि जी बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए। बड़े बड़े पेड़ों में जो पहले हमारी कृषि होती थी या जो होते थे, उस केस में क्या होता था जी, बड़े बड़े पेड़ों पे लोग पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। अलग अलग तरह के पक्षी आते थे, ऊंचे पेड़ पे अलग पक्षी, छोटे पेड़ पे अलग पक्षी, अलग अलग हाइट होती थी उनकी, अलग अलग कनोपी होती थी। उन पे पक्षी जो अपने घोंसले बनाते थे तो वो इधर उधर जाते थे, चुगते थे, खाना पीना खाते थे, बीट करते थे। तो जो बीट होती थी वो बिल्कुल व्हाइट, आपने देखी होगी कभी आपके गाड़ी के विंडशील्ड पे भी जो पड़ती है, वो बिल्कुल व्हाइट होती है। वो फास्फोरस रिच होती है। जहाँ ये पेड़ और जहाँ पे पक्षी ये चलते हैं, जहाँ पे पक्षियों का ऐसा आवागमन होता है, वहाँ ये समझो कि जी वहाँ पे आपके फास्फोरस रिच होती है। एक नाइट्रोजन की आपकी पूर्ति बता दीजिए, वो फलीदार किसान भाई जो लगाते हैं, बीच बीच में दाल वाल लगाते हैं। लेकिन दाल क्या है कि वो 2-4 महीने का सीजन होता है, लेकिन ये जो वृक्ष होते हैं, पुश्तैनी वृक्ष होते हैं, वो लंबे समय तक का सीजन होता है। वो तो जिंदगी भर भी चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, 100-200 300 साल, 500 हजारों साल चल जाते हैं पीपल जैसे वृक्ष। ये जो चीज है, अब ये फास्फोरस जब पक्षी इधर से उधर जाएंगे, वो जाएंगे जहां जब मर्जी बीट करेंगे, और वो बीट से ही आपको फास्फोरस मिलती है। अब पोटासियम पे आ जाते हैं। पोटासियम पे जो आपके बड़े जो वृक्ष हो जाते हैं, या जो उनका जैसे फल लग जाते हैं, फल फ्रूट जो भी लगता है, उसमें फूल भी कई बार गिर जाते हैं, पत्ते पतझड़ आते हैं, जब गिर जाते हैं वो मल्चिंग भी करते हैं। साथ में जब वो अपने आप कंपोज्ड होते हैं तो वो अपने आप में पोटासियम रिच होते हैं। तो नेचर ने, जंगल में अगर आपने देखा होगा, किसी ने एनपीके इस्तेमाल नहीं करता, कोई यूरिया का इस्तेमाल नहीं करता, कोई किसी भी तरह का पोटास वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता जी वहाँ पे। तो कुदरत ने अपना काम करना है, और कुदरत के काम वहाँ पे जो पेड़ पौधे लग जाते हैं, जैसे आप किसी भी नेशनल पार्क में जाते हो, या मान लो आप जिम कॉर्बेट गए, या रणथंभौर की तरफ गए, या कहीं पे भी आप संजय गांधी उसमें गए रीवा में, तो अलग अलग उसमें अलग अलग वनस्पति होती है। राजस्थान के अलग पौधे होंगे, जिम कॉर्बेट के अलग होंगे, आपके इधर के सतपुड़ा के जंगलों के अलग होंगे। तो ये क्या दर्शाते हैं कि जहाँ पे जंगल, जो नेटिव ट्रीज हैं, वो ही आपके पर्यावरण को भी बचाते हैं, और जो आपकी फर्टिलिटी है जमीन की, उसको भी बरकरार रखते हैं। और उसी सिस्टम को अब केमिकली वो चीजें कर दी हैं। उसमें केमिकली तो हर चीज पर, मिट्टी, सॉइल खराब हो रही है, आपका पानी खराब हो रहा है, आपकी वायु खराब हो रही है। तो ये सब केमिकल के रोल है जो इतनी मात्रा में बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आप अपना मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि भाई ये आगे जाके कितना सिस्टम को खराब कर रहा है। तो ये अभी मैंने मोटी मोटी बेसिक चीजें बता दी हैं, जो आपके मतलब एनपीके को चीजें क्लियर कर रही हैं। अगर और कोई डाउट, मतलब एनपीके एक तरीके से हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए फायदेमंद है, नुकसानमंद है, कैसे? एनपीके अगर केमिकली तो कुछ भी चीज इंजेक्ट कर रहे हो आप, या कुछ भी डाल रहे हो, वो तो नुकसान कर ही रहा है। देखो, आप भी अगर मान लो आप भी बीमार हो जाते हो, एक तरीका है आपका कि भाई मान लो कोरोना के टाइम में आपने सबने देखा कि भाई काढ़े भी पी रहे थे लोग, लेकिन दवाई भी ले रहे थे। धीरे धीरे उसमें आयुर्वेद का रोल भी पता चला था कि भाई काढ़े से, स्टीम लेने से, कुछ चीजों को आपने क्या कन्वर्ट करा था अपने उसमें सिस्टम में। खाना अलग से खा रहे थे, गर्म खाना खा रहे थे, वायु प्रदूषण खत्म हो गया था। ऊपर से जो गुरैया चिड़िया थी जो हमारे शहर में दिखती नहीं थी, वो दिखने लगी थी। और आपका जो मुरादाबाद जैसे शहर में, चंडीगढ़ जैसे शहर में हिल्स दिखने लगी थी। चंडीगढ़ से शिमला दिखने लगा था क्लियर, मुरादाबाद, सहारनपुर से बिल्कुल मसूरी की पहाड़ियां दिखने लगी थी। तो ये पर्यावरण का ही हमारा जो दूषित हो रहा है। तो वो अब जो केमिकल आप जो कह रहे हो डालने के नुकसान क्या है,
केमिकल के ही तो नुकसान है, जो ये तो आप सबने देखा ही है भाई। पॉल्यूशन है, वायु पॉल्यूशन है, पानी का पॉल्यूशन है, नदियों में नालों में दुनिया भर के फैक्ट्रियों का वो जा रहा है, गंदगी जा रही है, वो पॉल्यूशन कर रही है, वो मिट्टी में जा रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मिट्टियाँ खराब हो रही हैं, मिट्टियों की जो उर्वरकता खत्म हो रही है। जो पहले केचुए होते थे, अब बात याद आ रही है मुझे, जो केचुए होते थे पहले, जब ऊपर ऊपर मिट्टी पे जब चलते थे, या वो बारिशों में भी देखे होंगे केचुए बहुत आते थे, तो केचुओं का ये रोल होता था कि वो मिट्टी खाते थे और मिट्टी नीचे अपना पोरोसिटी बढ़ा देते थे, मिट्टी को भुरभुरा कर देते थे। मिट्टी जब भुरभुरा हो जाती थी तो जब बारिश का पानी आता था तो वो पानी पूरा नीचे चला जाता था, यानी हमारी जमीन हमारी वो उसको पूरा पी लेती थी। अब वो केचुए का अब वर्मी कंपोस्ट बनने लगे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट है। अब ये वर्मी कंपोस्ट का क्या रोल है, ये आपकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको पूरी स्ट्रेंथ दे देता है, बहुत बढ़िया कर देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। जर्मिनेशन में काम आता है, जर्मिनेशन मतलब जब पौधे का उगाव होता है उसमें काम आता है। प्लांट ग्रोथ और उसकी जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप यील्ड का मतलब जो आपकी ताकत है, वजन है उसका, जो वो ज्यादा मिलता है। रूट बढ़िया डेवलप करता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट का जो अपना है, इसमें क्या है, ये वर्म्स होते हैं, केचुए होते हैं। ये केचुए जब ये वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है गोबर से, गाय के गोबर से, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको ठंडा करके थोड़ा सा उसको करके, तो ये हमारी एनपीके को फुलफिल कर देता। मेरा जो आपके एनपीके में हम जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि भाई उसमें जाएं ऑर्गेनिक मैन्योर्स में, उसका ये कन्वर्ट कर देता। तो ये केचुए के ऊपर कभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ऐसे ही ये बोन मील वगैरह है, ऐसे ही नीम खली है। नीम खली आपके प्लांट की रूट को, सॉइल को, सीड बोर्न डिजीज जो हो जाती हैं उनको खत्म कर देता है। नीम का ये अपना रोल होता है। तो इस तरीके से क्ले बॉल्स के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। बोन मील है, बोन मील भी ये फास्फोरस रिच होता है, ये आपको पूरा कैल्शियम देता है, हेल्थ न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, सॉइल की पूरी प्रॉपर केयर करता है, और जो लीफ को बूस्ट करता है। रूट बेकर होता है, जो रूट में जो ताकत आती है वो उसको बढ़ाता है। नेचुरल चीज है और हेल्थियर फर्टिलाइजर है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो अल्टरनेट आ रहे हैं, हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स आ रहे हैं, तो गमलों को भी अगर आप सुधारो तो कम से कम वो गमलों से सुधरे, फिर नर्सरी पे पहुंचे, नर्सरी वाले भी कहेंगे हाँ भाई हमें अब ऑर्गेनिकली ही करना है। उसे केमिकल वो डाल के 2-4 दिन घर में चलते हैं, फिर खराब हो जाते हैं। तो चीज को उसमें ग्रीन की तरफ जाओ, ढंग से जाओ, और उसको अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। बाकी और कोई सवाल हो तो बताओ सर। जैसे नीम खली हो गई, जो हमारा ये है बोन मील है, तो जो इसका मेन जो काम है वो क्या होता है? नीम खली का वो एक तरीके से जो हमारा जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट हमारे कीड़े वगैरह बैठते हैं वो लगने देता। इसका क्या रोल होता है हमारा? अभी मैंने बताया जैसे कि इसकी न्यूट्रिएंट हेल्थियर है, आपकी रूट को ताकत देता है, रूट को बढ़ाव देता है, बूस्टर लीफ को बूस्ट करता है, लीफ में जो रंगत आती है उसको बढ़ाता है। ये सब एनपीके के अल्टरनेट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जो चीज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास करते हैं वही चीजें इन चीजों में कवर अप होती हैं। इसलिए मैं ये 3-4 आपको, हाँ जी, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, वो एनपीके को कवर कर लेती हैं, मॉइस्चर मेंटेन कर लेते हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं उनके बारे में आगे। तरीके से ये हमारे प्लांट को, हमारे सॉइल को किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। देखो कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है, सुना ही होगा आपने। तो ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको क्या कैल्शियम, फास्फोरस, वो जो रिच चाहिए होता है वो रिच आपके प्लांट में भी जाता है, तो वो ताकत मिलती है। और भी प्रोडक्ट है सर जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, और हर तरीके से ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे। और तो सर अगर किसी को ये प्रोडक्ट कहीं से बाय करना हो, ऑनलाइन लेना हो या फिर ऑफलाइन लेना हो, तो क्या रहेगा उसका? जैसे डिस्क्रिप्शन पे भी आप हमारा वो लग जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, प्लस वेबसाइट का भी डिटेल होगा। तो कोई अगर हमारे फरीदाबाद शहर का आदमी है तो यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे स्टोर पे विजिट करे, स्टोर को देखे, प्रॉपर उसमें चेक करे कि भाई उसे क्या चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बताए, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी चीज़ें सही हों। पॉट्स बहुत रीजनेबल प्राइस पे हैं, और जो उसे पसंद आए
उसका जो भी उसकी डिमांड होगी उसको हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब जो बाहर के हैं वो अपना वेबसाइट के थ्रू मंगाएं, तो वेबसाइट का तो नीचे हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, तो वो तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो मेरे पहले तो सभी से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो उनसे हमारी गुजारिश है कि भाई आप हमारे इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। और काफ़ी मेहनत भी लगती है हमारी इसमें काम करने में, वीडियो बनाने में, तो कोशिश मारेंगे घंटी को दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।